ठीक है, तो आज हमारा जो सेशन है, आज का सेशन हमारा स्विफ्ट की बेसिक्स पर है कि बेसिक प्रोग्रामिंग स्विफ्ट में कैसे करते हैं। तो स्विफ्ट एज ए लैंग्वेज कैसे काम करती है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, फंक्शंस कैसे बनाते हैं, अरेज कैसे बनाते हैं, लिस्ट कैसे बनाते हैं, तो वो हम सब देखने वाले हैं यहाँ पर। सो जब भी हम एक्सकोड में जब हम एज ए लैंग्वेज सीखेंगे तो लैंग्वेज सीखते टाइम पे हम मेक ओएस ऑप्शन लेंगे यहाँ पे नया प्रोजेक्ट बनाते टाइम। ठीक है, मैक ओएस से क्या होगा कि हमारे पास एक कमांड लाइन एप्लीकेशन यानी बेसिक प्रॉम्प्ट टर्मिनल बेस्ड एप्लीकेशन बना सकेंगे, बिकॉज वी आर जस्ट ट्राइंग टू लर्न ओनली दी सिंटेक्स। सो वी सिलेक्ट हियर कमांड लाइन टूल, है ना। आपने स्पीकर फोन ऑन कर रखा है क्या वहाँ पर? हेडफोन पे? हाँ, मेरी वॉइस इको हो रही थी इसलिए मैं बोल रहा था। चलो ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, अब ठीक है। हाँ ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम स्विफ्ट प्रोग्रामिंग के सिंटेक्स सीखेंगे। जब स्विफ्ट प्रोग्रामिंग के हम सिंटेक्स सीख रहे हैं तो हम बेसिक टर्मिनल बेस्ड एप्लीकेशन है, सिंपल ऐप बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर से प्लेटफॉर्म मैक ओएस लेंगे, हम यूआई वाला प्लेटफॉर्म नहीं लेंगे। अगर हम आईओएस लेंगे तो ऐप बन जाएगी, अभी हमें ऐप नहीं बनाना है, अभी हमें लैंग्वेज सीखना है। तो मैं मैक ओएस यहाँ पर ले रहा हूँ। मैक ओएस लेके फिर मैंने कमांड लाइन टूल लिया, फिर नेक्स्ट किया मैंने, फिर प्रोजेक्ट का नाम रखा मैंने स्विफ्ट डेटा टाइप्स। अभी डेटा टाइप्स हम समझ रहे हैं कि कौन कौन से होते हैं, डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स। सो मैंने नेक्स्ट किया। एज अ लैंग्वेज यहाँ पर दो लैंग्वेज अवेलेबल होती है, स्विफ्ट एंड ऑब्जेक्टिव सी, है ना। अभी हम स्विफ्ट ही लेना है यहाँ पर। बाकी बाकी आप प्रोजेक्ट का नाम, प्रोडक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन नेम में आप अपना नाम रख सकते हो, अपनी कोई वेबसाइट का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफायर में। सो दिस इज समथिंग ऑप्शनल, यहाँ कुछ भी दे सकते हो। फिर मैंने नेक्स्ट क्लिक किया, और नेक्स्ट क्लिक करके एक नया फोल्डर में बना लेता हूँ। सो हमारे पास जैसे हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, सो वी हैव वन स्विफ्ट फाइल, मेन डॉट स्विफ्ट। स्विफ्ट फाइल है, ये स्विफ्ट फाइल बन गई हमारी। स्विफ्ट में कोई मेन फंक्शन नहीं होता है, जैसे कि जावा में मेन फंक्शन का कंसेप्ट है। यहाँ यहाँ पर मेन फंक्शन नहीं होता है। ये स्क्रिप्टिंग टाइप सिंटेक्स है, यानी कि आप एक लाइन का कोड लिख रहे हो तो वो एक लाइन का कोड भी एक प्रोग्राम है। फाउंडेशन यहाँ की मेन लाइब्रेरी है, जैसे जावा में जावा डॉट लैंग होता है, वैसे यहाँ पर फाउंडेशन होता है। तो इसमें बेसिक डेटा टाइप्स और बेसिक अरेज, डिक्शनरी, मैप वगैरह सबके बेसिक सिंटेक्स इसी के थ्रू आपको मिलने वाले हैं। तो प्रिंट करके जो फंक्शन है वो प्रिंट फंक्शन भी फाउंडेशन से आया है, फाउंडेशन लाइब्रेरी से आया है। ठीक है, अभी इसको मैं रन कर सकता हूँ। रन करने के लिए यहाँ पर एक रन बटन दिया हुआ टॉप पे, इससे मैं क्लिक करूँगा तो ये बिल्ड भी होगा, कंपाइल भी होगा और रन भी होगा। जब ये रन होगा तो यहाँ पर नीचे ही एक आउटपुट कंसोल ओपन हो जाएगा, जहाँ पर कंसोल में आपको आउटपुट दिखेगा। तो यहाँ पर आपको हेलो वर्ल्ड दिख रहा होगा, है ना। तो ये एक आउटपुट हमारा आ गया। इसको मैं साइड विंडो को क्लोज, हाँ, विजिबल हो गया। ठीक है। सो अब हम वेरिएबल कैसे बनाते हैं और वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पर सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि डेटा टाइप्स क्या है। तो जितने डेटा टाइप्स है वो बेसिक डेटा टाइप्स है आपका, इंट आई कैपिटल रहेगा, फ्लोट एफ कैपिटल रहेगा, डबल डी कैपिटल रहेगा, कैरेक्टर पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसके बाद में स्ट्रिंग दिया हुआ है, स्ट्रिंग डायरेक्ट आप यूज़ करेंगे। तो ये बेसिक डेटा टाइप्स यहाँ पर थे। कैरेक्टर में एक कैरेक्टर हम स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग में मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। और डेटा टाइप्स हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होंगे यहाँ पर, ये ध्यान रखना है अपने।
ये डेटा टाइप्स में। एक बुलियन करके एक डेटा टाइप्स है, बुल में ट्रू फॉल्स स्टोर करते हैं हम लोग, है ना। तो ये बेसिक टाइप्स है। लेकिन और भी टाइप्स हैं, जैसे यहाँ पर अरे को भी एक एज ए डेटा टाइप ट्रीट करते हैं। यहाँ पर डिक्शनरी होता है जो, वो हम अभी देखने वाले हैं, लेकिन हम अभी मैं उन्हीं डेटा टाइप्स को आपको बता रहा हूँ जो कि बाकी लैंग्वेजेस से मैच कर रहे हैं, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया होने लग जाए लैंग्वेज, तो आप कंपैरिजन कर सको, है ना। बाकी हम अरेज पे आएंगे तो अरेज, हाँ तो अभी मैं, हाँ वो देखना जरूरी, बिकॉज लैंग्वेज तो आपको आती है, तो इस लैंग्वेज में उसको कैसे लिखेंगे, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है क्या नहीं है, वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको सी लैंग्वेज भी आती है तो ईजी है, आपको कंपेरिजन आ जाता है कि कंपेयर करके सब समझ सकते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे होता है वो समझते हैं, वेरिएबल कैसे बनते हैं। तो किसी वेरिएबल बनाने के लिए, जैसे हम जावा में लिखेंगे इंट x इक्वल टू 7 लिखेंगे, ये जावा का सिंटेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दिस सिंटेक्स इज इन जावा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे, वेर करके कीवर्ड दिया हुआ है, वेर कीवर्ड के बाद वेरिएबल का नाम, फिर कॉलन, फिर डेटा टाइप, और फिर इक्वल टू उसकी वैल्यू। तो ये सिंटेक्स है कि वेरिएबल का नाम वेर करके लिखना पड़ेगा आपको, फिर कॉलन के बाद डेटा टाइप देना पड़ेगा, फिर उसकी वैल्यू। सेमीकोलन नहीं, सेमीकोलन ऑप्शनल है, अगर लिखेंगे तो एरर नहीं आएगा, नहीं लिखेंगे तो चलेगा। इक्वल टू 7 हटा दिया तो वेरिएबल जस्ट डिक्लेयर हो जाएगा। जैसे मैं एक वेरिएबल और बनाता हूँ, एक y मैंने बनाया, हाँ नल वैल्यू का कंसेप्ट अलग से चलता है, बताऊंगा मैं आपको। मैंने y इक्वल टू फ्लोट लिखा, y कॉलन फ्लोट लिखा, तो अब मैंने वैल्यू असाइन नहीं की। अगर किसी वेरिएबल में आप वैल्यू असाइन नहीं करते तो वो नल या जीरो नहीं होता है, उसको माना जाता है कि इसको कुछ असाइन नहीं हुआ है, अब इसको हम यूज नहीं कर सकते। कैसे, जैसे मैं प्रिंट करता हूं x को, ठीक है, तो x मेरा प्रिंट हो जाएगा, आ गया 7। लेकिन अगर मैं प्रिंट y करता हूं तो वो सिंटेक्स एरर है लैंग्वेज के हिसाब से, क्योंकि आपने इनिशियलाइज नहीं किया। हाँ तभी उसको आगे ले जा सकते हैं। सो दिस इज योर एरर, नहीं दो तो ठीक, ऑप्शनल होता है सेमीकोलन। सो y को आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अब फ्लोट है तो 7.5 से इनिशियलाइज कर दिया हमने, और y को अब प्रिंट कर दिया हमने नेक्स्ट। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको दूसरे वेरिएबल बना लेते हैं, मैंने एक वेरिएबल बनाया z, z इक्वल टू मैंने लिख दिया यहाँ पर ट्रू। तो ट्रू क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये ट्रू किस बुलियन टाइप का है, तो मैं इसका डेटा टाइप क्या रख देता हूं, बुलियन। तो बुलियन की दो ही पॉसिबल वैल्यू होती है, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, इसी तरह से डबल भी बनाना हो तो डबल भी आप वैसे ही बनाएंगे, p ऑफ टाइप डबल, कैपिटल में आएगा। सारे डेटा टाइप्स यहाँ कैपिटल से स्टार्ट होते हैं। इसको मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ p को। इसी तरह से हम लोग, मैंने एक वेरिएबल बनाया a, इसका डेटा टाइप लग दिया कैरेक्टर। तो इसमें अब हम डेटा स्टोर करेंगे तो इसमें डबल कोट में लिखना पड़ेगा आपको। जैसे कि दूसरी लैंग्वेजेस में हम सिंगल कोट में कैरेक्टर लिखते हैं, यहाँ पर सिंगल कोट्स, हाँ तो यहाँ पर डबल कोट्स में कैरेक्टर में लिखा जाता है। और अगर स्ट्रिंग बनाना है आपको तो स्ट्रिंग टाइप डिक्लेयर किया और उसको वैल्यू दे दिया आपने रेहान। ठीक है, अब मैं इसको रन कर देता हूँ। रन करने के लिए यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर कमांड कंट्रोल आर भी प्रेस कर सकते हैं, आप विंडो आर प्रेस कर सकते हैं अगर विंडो मशीन पे है। और हाँ, यहाँ कमांड करके बटन होता है मेक मशीन पे, कमांड आर से रन कर सकते हो आप। ठीक है, आगे समझ में। ऑपरेटर सारे हो सकते हैं। ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, ऑपरेटर सारे होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर आपको पता ही होगा, हाँ प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई।
ठीक है। और ऑप्शन लॉजिक रिलेशनल ऑपरेटर भी होते हैं, ये भी पता होगा आप। रिलेशनल ऑपरेटर जो होंगे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, हाँ वो लॉजिकल होते हैं, ठीक है। और लॉजिकल जो होते हैं एंड और नॉट, सो वो ऑपरेटर्स वो सारे के सारे वही चलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि आपको प्लस प्लस और माइनस माइनस नहीं चलेंगे, जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, प्लस प्लस, हाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं होंगे यहाँ पर, अलाउड नहीं है। ये तो हमें ऑपरेटर के बारे में पता चल गया। अब मैं यहाँ पर एक छोटा, हाँ ठीक है, ओके। अब हम आगे बात करेंगे यहाँ पर, जैसे मैंने एक सिंपल लिया वेरिएबल, एक नई चीज़ यहाँ पर दी हुई है, थोड़ा सा कोड शॉर्ट में लिख सके आप, इसलिए कि आपने वेरिएबल बनाया फर्स्ट नाम से और डायरेक्ट आपने अगर इसमें लिख दिया 8 तो बाय डिफॉल्ट इसका डेटा टाइप हो जाएगा इंट। तो ये स्क्रिप्टिंग सिंटेक्स को फॉलो करता है लैंग्वेज, तो इसलिए इसमें अगर आप डेटा टाइप नहीं लिखेंगे और आपने इफ यू असाइन द नंबर then it becomes integer. Similarly, if you write here second and second number equal to 8.9, so by default it becomes, no, double. Double is given preference, but if you want to make float, then you have to specify explicitly double it. Okay, then similarly if I write here status equal to true, it becomes boolean, and variable name equal to Ankit, it becomes, and variable m equal to h, but if you want to make it becomes a string, but if you want to make it character you have to specify explicitly, yeah string preference में, ठीक है। So this is the basic about the data types declaration. So whenever we assign values directly to variable, or data type is automatically decided, and this is known as conceptually it is known as type inference. Okay, so now, so this is basic idea. So now how to take input from user. So to read the data from user, we can just put a message, enter a value. Okay, when we put message like this, enter a value, then we can ask user to enter a value. So in Java you must have you should have used read function, some read functions, so in the similarly we have a read line function. If I use read line function, it reads the data you enter from keyboard and it converts the data in the form of a string. So if I call readline function, the value that I get here is of type string. So v1 is of type string, yeah. So if I print it, it is a string. So if I write here 45, 45 is a string. Okay, so whenever we use read line, yeah 45 I have entered, typed. So let me run again. Now it is, yeah, it is stuck at here, enter value. Now because we have called read line, so after so it is waiting for our input.
Now I type here 34. If I press enter, this value goes into V1 and and printed. So this V1 is printed here. Now V1 is of string type, and one more thing is there is it is printed as optional 34. So I will tell you later on what is optional. Until then, if you want pure value only 34, what you do is use exclamation mark after the read line. We will read about exclamation marks later on in the coming sessions. Okay. So this is, now you get the 34. If I write here input 34, the 34 is stored in P1, V1. Now this is a string by default. Yeah, this is what's the pure value that you entered. But this is still string. This is still string. Now so V1 is of type string. You have to convert if you want it as a digit or a number. Yeah, a different variable. So let's say I write here variable let's say t equals to, and then integer, I have to typecast it, integer v1. I am converting from string to integer. Yeah, so this t becomes of type integer. Again I have to write here exclamation while converting. Yeah, I will discuss later on in detail about what is exclamation, because it's a different one more topic. We will cover that also. Yeah, so whenever we convert from string to integer, we have to use exclamation. And let me print t also. So if I write here 24, I get the 24. Yeah, 3 times, because one time I entered integer. Now I can write here print t into t, means I am calculating square. Yes. Okay. So let's create a simple application to find area of circle. Okay. So let's create a variable radius to store radius. Radius, let's say, is of float type. By default value is 0, and we ask user to enter radius. Then let's create another variable, float variable, area, variable area. Sorry, let's ask user to enter this value. So variable s equals to read line. So first we fetch the string, then we convert string into float. So radius equal to float of s and exclamation. Getting my point? And we find the area. So variable area of type float equal to 3.14 into radius into radius. And let's print area. Yeah, it is not required. If you want to put, then it's okay.
You can always put it. Something like this. Yeah, that is always okay. If you want, you can put it. So this is this input for the previous value v1, and now radius, for radius let's type 5. So area of circle is 78.5. Yeah, so every time you convert, every time you read in a string variable, convert it. Okay, so this is the basic thing about how we can use the operators. Now